वेलकम बैक वंस अगेन। ईद की खुशियाँ, ईद के रंग, सिटी 42 के संग सिटी 42 की बड़ी ईद की बड़ी और स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं और आपकी और हमारी ईद को मज़ीद स्पेशल बना रहे हैं। हमारे मेहमान जो अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी जी। रिजवान शेरवानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, एडिशनल डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ जी हसन शेख और रोशान शेरवानी मौजूद होंगे। अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान शेरवानी साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करूँगी। ईद का दिन है, ऑब्वियसली ये वाली ईद जो होती है छोटी ईद से मुख्तलिफ होती है, मसरूफियात ज़्यादा होती हैं क्योंकि आपने कुर्बानी भी करनी होती है। फिर घर के बड़े जो होते हैं वो जानवर की कुर्बानी को देखते भी हैं, फिर आगे तकसीम का अमल भी देखते हैं। सो कैसे दिन का आगाज़ किया? ईद के दिन तो आपको पता जो ईद उल अज़हा है उसके ऊपर एक बड़ा ट्रेडिशनल पैटर्न होता है फर्स्ट पार्ट के अंदर, दिन के अंदर, और वो वही है कि जो कुर्बानी का अरेंज कैसे करना है, किसको बुलाना है गोश्त काटने के लिए, फिर तकसीम करने के लिए। तो ये जो पहला पार्ट है जिसके अंदर गेट टुगेदर भी होती है, कुर्बानी भी करवानी है और मेहमानों को भी बुलाना है, उनको खिलाना भी है, ये पार्ट तो तकरीबन सब घरों का एक मिलता जुलता है। और शाम को डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी होती है आपको सोशलाइजेशन के लिए या बाहर घूमने फिरने के लिए, तो यही बिल्कुल, तो यही मसरूफियात रहती हैं। अच्छा जी, रोशान और हसन हमारे साथ, आपने पहले भी इनको स्क्रीन पर देखा होगा, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दोनों गाते भी हैं। सो साथ आज आप फादर आपके मौजूद हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैं बचपन में कभी कभी लोकल न्यूज़ के ऊपर बाबा के इंटरव्यूज़ देखता था और मैं बड़ा होता था कि वो बाबा टीवी पे। हाँ। तो अब एक ये यूनिक सा एक इसका चार्म है कि बाबा के साथ मैं स्क्रीन पे हूँ। इट फील्स नाइस। सही। सो कैसे ईद के दिन का आगाज़ किया? ईद के दिन एज यू नो ईद की नमाज से शुरू होता है, फिर उसके बाद कुर्बानी के अंदर सेम घर में ही हम सारे मिलके कर रहे होते हैं, तो फिर उसकी मसरूफियात शुरू हो जाती हैं और साथ गेस्ट को होस्ट करना। अभी आजकल में भी चाचू आए हुए हैं और बाकी भी हमारी फैमिली मेम्बर्स होंगे साथ, उनके साथ मनाएंगे ईद। तो वही सेम एज़ यूजुअल। फिर बाद में रात को फिर बहनों के साथ या कज़न्स के साथ फिर उनको कुछ ट्रीट करने ले जाऊंगा। तो ये मसरूफियात ईद के दिन रहती हैं। आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? वही एग्जैक्टली टिपिकल डे। सुबह के वक्त मेहमान आते हैं, फिर क्या जानवर कुर्बान करते हैं और उसके बाद फिर आपके इंटरव्यू पे आ गए। हाँ। और इसी तरह घर जाएंगे, मेहमान होंगे और क्या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और रात को दोस्तों के साथ। सही। सो बचपन की ईद हमेशा सबका जो है ना वो फेवरेट वो रहता है। अभी भी क्या जानवर की उस तरह देखभाल करते रहे, उसके पास बैठे जैसे बचपन में सब लोग करते थे? ये बहुत इमोशनल हो जाता है कुर्बानी। हाँ। नहीं, बचपन में शौक से सारे, उस वक्त नेबरहुड था तो हम बचपन में हर किसी के जानवरों के साथ खेलते थे, पालते थे, वो सारा होता था। लेकिन पता नहीं कभी उस तरह इमोशनल अटैचमेंट फील नहीं होती थी मेरे ख्याल से, शायद क्योंकि मेंटली पता होता था कि अच्छा ईद आ रही है तो ज़्यादा अटैच नहीं होना, तो उसको खा ही जाना है, खा ही जाना है। तो बस हाँ, नहीं इतनी अटैचमेंट नहीं होती। सही। वैसे खेला जाता था पहले, अब इतना नहीं। सही। सो आप कुर्बानी का जानवर खुद लेकर आते हैं और फिर एक टाइम तक जब स्कूल यूनिवर्सिटी के दिन थे तब तक लेके आता था, लेकिन उसके बाद से नहीं। और जब लेके आता था तब बहुत अटैचमेंट होती थी, उनका ख्याल रखना 2 हफ्ते 1 हफ्ता, फिर उसके बाद टाइम चेंज हो गया और फिर नहीं टाइम मिलता अब खुद जाके जानवर लेके आने का। तो रिजवान साहब, महंगाई बढ़ी थी तो इस दफ़ा सारे कह रहे थे जानवरों की कीमतें बढ़ी थी, सो खुद खरीदने गए कुर्बानी का जानवर? हाँ जी, हम खुद ही खरीदते हैं हर साल। सही। तो ये जो उसका सिलेक्शन है वो काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है, तो आपकी जो भागदौड़ है बजट के अंदर से अच्छे से अच्छा जानवर खरीदने की, वो काफ़ी दिन पहले शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और कुछ लोग तो एंड तक वाले जो मराहिल है ना, जानवर खरीदने से गोश्त बनने तक, तो आप खुद ये सब चीज़ें अपनी निगरानी में कराते हैं? गोश्त जो जानवर खरीदने का वो तो खुद करते हैं। ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है कि एक तरह से आपकी सिलेक्शन जो है वो बड़ी मैटर करती है जब घर में लेके आएंगे, और बच्चों ने भी और सब ने। फिर उसके बाद ये जाहिर बात है कि उसकी गोश्त की जो है वो क्वालिटी भी होनी चाहिए, कोई बीमार जानवर ना लेके कोई आगे। तो अगर तो अच्छा हो गया तो तारीफ किसी ने नहीं करनी, और अगर बुरा हो गया तो सबने आपको नहीं, कसाब का रोल भी बड़ा अहम होता है। गोश्त को अच्छे तरीके से अगर बनाया हो तो जितने हमारे कुक साहिबान हैं वो कहते हैं अच्छा गोश्त बने होने पे भी डिपेंड करता है कि आपके गोश्त का टेस्ट बड़ा। और इस तरह के सीजन में तो कसाब तो टाइम ही नहीं देते, फटाफट गोश्त बनाया और चले गए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इसमें ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। वो बनाने के अंदर वो एक उसका अपना आर्ट है। लेकिन ईद के अंदर जो सबसे बड़ा लोगों के लिए चैलेंज है कि किसी ऐसे बंदे को ढूंढा जाए जिसको वाकई गोश्त बनाना आता हो। Exactly. तो ज्यादातर लोग जो है वो अनट्रेन्ड लोगों के हथे चढ़ जाते हैं। कसाब बना होता है, वो भी एक अच्छा खासा मरहला होता है। सही। तो रोशान, मुझे ये बताइएगा, आप दोनों की फ्रेंडशिप कब से है? हम कॉलेज में मिले थे, मैं सेकंड ईयर में था।
अच्छा। तो ये मेरा सीनियर था और म्यूज़िक के सिलसिले में ही मिले थे। हमने एक शो पे इकट्ठे परफॉर्म किया, वहाँ से बातचीत शुरू हुई, कुछ और काम करना शुरू किया, एक गाना बना, एक गाने के 10 गाने बने, 10 गाने की एल्बम बन अरे गई। ग्रेट। एल्बम बन गई, फिर हमने कहा कि अच्छा बैंड शुरू कर लेते हैं। चलें जी, अब हम ईद का मौका है और हम आपसे गाना ना सुने, आप दोनों मौजूद हैं, हमें कुछ सुना दें, फिर मैं रिजवान साहब की तरफ आना चाहूँगी। टेक द लीड सुकून के लिए। यूज द माइक। हाँ जी ज़रूर। जिंदगी है कितनी हसीन है फिर भी कहीं अजब तन्हाई कैसी ये वीरानियां, चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे कैसी ये वीरानियां। मेरे ख्याल सुबह सुबह इससे पढ़ जाते हैं। चलेंगे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। रिजवान शेरवानी साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी। रोशान ने जब सिंगिंग का कहा तो आपने परमिशन दी थी, मोस्टली तो पेरेंट्स नहीं परमिशन देते हैं। हम गवर्नमेंट कॉलेज में लाहौर में पढ़ते थे, तो हम सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी थी सब में हिस्सा लेते थे। तो मुझे भी म्यूज़िक का शौक़ था, तो मैंने किसी एक कीबोर्ड बड़ा अच्छा ख़रीदा और किसी बंदे को कहा कि मुझे सिखाना शुरू करें, तो उसने काफ़ी दिन कोशिश की। तो एक दिन उसने मुझे कहा कि सर आप नहीं सीख सकते। तो सही। हमें पता चला कि जो मैथ है जिन लोगों का वो बहुत बड़ा अच्छा होता है, म्यूज़िक में बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। तो मैं तो मैथ में बड़ी मुश्किल से पास हुआ, तो मुझे समझ होगी कि ये कहते ग्रीक्स को कहते थे कि ग्रीक्स जो है ना उन्होंने म्यूज़िक के नोट्स बनाए हुए सारे मैथमेटिकल उसके कैलकुलेशन पे बनाए हुए हैं। तो ये जो है वो 100/100 से 100% मार्क्स मैथ में आते थे। तो इसने वही कीबोर्ड मेरा वाला उठाया और चूंकि इसके मैथ के अंदर अच्छे मार्क्स थे, तो मुझे पता था कि कामयाब हो जाएगा, तो ये हो गया, तो मैंने उसको रोका नहीं। सही। सो आपको खुशी हुई जो काम मैं नहीं कर सका वो रुशान ने कर दिखाया। सो रुशान प्रॉपर ट्रेनिंग ली फिर कीबोर्ड की इसी से? बचपन में तो आज वो बाबा ने बताया कि उन्होंने लिया अपने लिए, यूज़ नहीं हुआ, तो मैं बचपन में खेलता रहा उससे। अच्छा। तो जब मैं कोई 10-11 साल का हो गया, फिर बाबा ने सोचा कि अच्छा इंटरेस्ट शो कर रहा है, खेल भी रहा है, तो वाई नॉट कि टीचर आ जाए। तो 2-3 महीने में एक टीचर के साथ बेसिक सीखे, उसके बाद फिर यूट्यूब वगैरह से खुद मैंने सेल्फ स्टडी करके ना ग्रो करता रहा बस। सही। सो बचपन से सिंगर बनने का शौक था? शौक तो सबको होता है, लेकिन सीरियसली 2016 ऑनवर्ड्स जब क्या इल्म से ग्रेजुएट कर रहे थे ना, उस वक्त एहसास हुआ था कि अगर आपके पास चांस है तो व्हाई नॉट ट्राई योर लक। एंड वी ट्राइड आवर लक। शुरू में इट डिडंट वर्क आउट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता द वर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग। और सो वो क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से आपको लगा कि आप बेस्ट कर सकें? अच्छा, ये आपको अंदर से फीलिंग होती है कि मुझे अभी भी लगता है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि वी विल बी द बिगेस्ट इन द नेक्स्ट 5 years। एग्जैक्टली। ये डिस्क्राइब करना मुश्किल बहुत मुश्किल होता है, बस यू जस्ट फील इट कि हाँ यार मेरे में है ना, आई कैन डू इट। और मुझे अभी भी लगता है, रोशान को अभी भी लगता है कि 3-4 साल की बात है कि वी विल राइज टू द टॉप इन इंशाल्लाह। रोशान बेस्ट सॉन्ग कौन सा है जो हमारी डिस्कोग्राफी में? यस। पर्सनली मुझे डूबने दे बहुत फेवरेट लगता है, बड़ी देर से मेरा ऑल टाइम फेवरेट है हमारी डिस्कोग्राफी में। दोनों वर्जन, उसका एक ओरिजिनल वर्जन और एक रिप्राइज वर्जन। तो ये वो गाना है जो कि मिस मार्वल में आया था हॉलीवुड सीरीज में। अच्छा। और यहीं से ही हमारा जो है वो टेक ऑफ स्टार्ट हुआ था। इसके बाद सुकून आया, इसके बाद ही शो स्टार्ट हुए। और अभी हम अपना पाकिस्तान से बाहर फर्स्ट शो क्या करके आ रहे हैं लंदन में। वो भी बड़ा कामयाब गया, बड़ी हैप्पी विद दैट। ग्रेट, रियली ग्रेट। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रिजवान शेरवानी साहब, फारिग वक्त में क्या करना पसंद करते हैं? मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है, रीडिंग का शौक़ है, डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखता हूँ बहुत ज़्यादा। तो अच्छी मूवी को रिकमेंड करे तो वो देखता हूँ, लेकिन रिलायबल सोर्स से रिकमेंड हो, क्योंकि कई दफ़ा जो रिकमेंड करते हैं सारी फिल्म देखने के बाद पता चलता है कि बड़ी हर एक की अपनी चॉइस है। कितना गुस्सा आता है ना फिर कि आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। वाकई ये बात आपने सही कही है। सो रोशान, पसंदीदा सिंगर कौन रहा? बचपन में मैं कोल्ड प्ले और बीटल्स बड़े सुने थे, और रेडियोहेड एक और बैंड था। फिर बड़े होके हिप हॉप मैंने सुना, केंड्रिक और कानिये एक मेरे बड़े फेवरेट हैं। उसके अलावा बॉलीवुड के अंदर ए.आर. रहमान मेरा बड़ा फेवरेट था और हसन का भी बड़ा फेवरेट है। और क्या पाकिस्तानी जो हमारा म्यूज़िक था, सारे नाज़िया हसन, जुनून, जल, वाइटल साइंस, वो सारे तो मैं बचपन से बाबा की कैसेट्स पे सुनता रहा हूँ। सही। सो हसन, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी इंस्पिरेशन कौन था बचपन से? मेरे ख्याल से मेरी इंस्पिरेशन कोई एक बैंड नहीं था, ये जिसने अभी
रोशान ने डिस्कस किया कि एक वेव थी म्यूज़िक की जिसके अंदर जुनून, नाज़िया हसन या वाइटल साइंस सारे थे। ये एक क्या कहते दौर था जो कि मुझे बड़ा इंस्पायर करता है और मुझे फील होता है कि अब दोबारा 20 इयर्स बाद ऐसा टाइम पाकिस्तान में आ रहा है कि आप जहाँ देखें शोज़ हो रहे हैं, नए नाम आ रहे हैं, नए सिंगर्स आ रहे हैं। तो आई थिंक दिस वेव, दिस एरा हैज़ बीन वन ऑफ माय इंस्पिरेशंस इन म्यूज़िक। सही सही। सो रिजवान साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। अगर आप किसी सिंगर को सुनना पसंद करते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, कौन सा सिंगर है पाकिस्तानी? हमारे अलावा मैं जुनैद जमशेद को बहुत पसंद करता था, हमेशा उनके गाने सुनता रहा। बट उसके अलावा फिर जो थोड़ा सा आबदा परवीन के जो गाने हैं और जो उन्होंने ख़ास तौर पे सूफियाना कलाम गाया बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। बाकी हर तरह के म्यूज़िक हम सुनते हैं, बट ये वो हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। बिल्कुल ऐसे ही है। सो स्कूल लाइफ में भी प्रैक्टिस करते रहते थे सिंगिंग की, और अपनी स्टडी के साथ साथ कभी स्टडी तो नहीं डिस्टर्ब हुई? नहीं, स्कूल लाइफ में मैं इन्वॉल्व होता था म्यूज़िक में, लेकिन फनीली इनफ स्कूल के अंदर मैं थोड़ा सा पुश करता था कि म्यूज़िक को मैंने ज़रा साइड पे रखना है। तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर आके मैं ना ज़रा सीरियस हो गया था कि अच्छा मैं अब लाइक फुल दोनों हाथों से एक दफ़ा ट्राई करना चाहता हूँ म्यूज़िक अब। तो उससे पहले स्कूल के अंदर डिस्टर्ब नहीं कभी किया म्यूज़िक ने, लेकिन थोड़ा दूर रखता था मैं उस वक्त। बिल्कुल। सो हसन, आपने किस तरह दोनों को बैलेंस किया? मैं तो स्कूल टाइम से ही म्यूज़िक कर रहा हूँ। मैं 2009 में था जब मैं अम्मी काल हसन के पास गया था कि मैंने गाना रिकॉर्ड करना है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखा दें। उन्होंने एक ट्रैक रिकॉर्ड किया, फिर A-लेवल में किया, फिर यूनिवर्सिटी में किया, और फिर करते करते रोशान से मुलाकात हुई, हमने एल्बम की। और जहाँ तक क्या कहते बात है क्लैश की, मेरे ख्याल से जितना मैं म्यूज़िक पे फोकस करता था तो मेरी क्या कहते पढ़ाई और इम्प्रूव होती थी। तो आपको एक क्या कहते काइंड ऑफ ब्रेक मिल जाती है ना, कि आप अगर एक हफ्ते में 4 दिन 5 दिन स्कूल जा रहे हैं तो 2 दिन आप सब छोड़ के म्यूज़िक कर लेते हैं, फिर आप आते हैं दोबारा, तो एक क्या कहते 2 ब्रेक मिल जाती है। तो मैंने जब भी म्यूज़िक पे फोकस किया, मेरी तो पढ़ाई इम्प्रूव ही हुई है। हाँ, है तो वैसे हेल्दी एक्टिविटी है। बिल्कुल ऐसे ही है। पेरेंट्स सपोर्ट कितनी अहम होती है? पहले मैं रोशान आपसे जान लेती हूँ। देखिए, पेरेंट्स सपोर्ट इज़ वेरी वेलकम। हमेशा बाबा ने बड़ा सपोर्ट किया, अम्मा ने बड़ा सपोर्ट किया था, तो दे बोथ बिन वेरी इंकरेजिंग इस मामले में। कभी इस तरह ज़्यादा ये नहीं कहते थे कि इसमें ना उसमें ना हो। जो मैं कर रहा था एक्सपेरिमेंट जिस पे, वो करने दिया। हसन की अलबत्ता स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी। हाँ, बस हसन। मुझे ये था माँ बाप तब तक मुखालफत करते हैं जब तक उनको खौफ होता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली जब आप अच्छा परफॉर्म करने लग जाए, बहुत पैसे आ जाए, तो फिर वो कहते हैं कर लो बेटा, मर्जी है। सही बात है, लेकिन ये भी पेरेंट्स का कंसर्न ठीक होता है। रिजवान साहब गलत तो नहीं कह रहे? नहीं, बिल्कुल। मैं अगर समझता हूँ पेरेंट्स सपोर्ट से ज़्यादा पेरेंट की मुखालफत ना होना जो है वो ज़्यादा अहम है। बिल्कुल। क्योंकि अगर पेरेंट्स जो हमारे कल्चर के अंदर ये थोड़ा सा होता है, ये जैसे कि वो कहते हैं कि अनसस्टेनेबल कोई ऐसा करियर ना हो, तो वो फिर थोड़ा सा मुखालफत का होता है डर। अगर वो ना हो तो फिर स्पोर्ट आहिस्ता तो खुद बहुत बनती है। जैसे इनका नाम बन गया तो आप पेरेंट्स की सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। सो बच्चों की ख्वाहिशात को सुनना चाहिए, मानना चाहिए, उन्हें मार्जिन देना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट में तो एकदम कोई नहीं तरक्की कर जाता। सो आप बीइंग अ फादर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि जो आपका पैशन है वो हमने बहुत सारा, आप तो इसके ऊपर लिटरेचर भी अवेलेबल है कि जो आपका शौक है वो आप काम करें। उसके अंदर अगर आपका पैशन इन्वॉल्व होगा तो पैसा भी उसके अंदर आ जाएगा। बट अगर आप इस तरह से देखें कि जो ट्रेडिशनल 4-5 प्रोफेशन हैं, अगर उसी के ऊपर जाएंगे और अगर आपका वो शौक नहीं है तो आप उसमें नाकाम भी होंगे और सारी ज़िंदगी अपने आप को भी जो है वो फ्रस्ट्रेटेड ही समझेंगे। हाँ बिल्कुल। अगर आप अच्छी मुतमईन और खुशी की ज़िंदगी, बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर माँ बाप तो मुखालफत करके मान जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी सोसाइटी में आप किसी को बताएं ना कि बेटा क्या करते हैं, अक्सर आप शादियों पर जाते हैं कि आंटी म्यूज़िक करते हैं, अंकल म्यूज़िक, अच्छा वो तो करते हैं, काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? वो सवाल बड़ा मुश्किल है और मैं सब आंटीज़ को कह रहा हूँ ये सवाल मत पूछे। हाँ बिल्कुल। शादियों में मत पूछा करने सवाल। ये जो अभी अंकल ने बात की है कि 6-7 इस तरह के क्या कहते प्रोफेशंस हैं जिसमें आपको इनसे बहुत ज़्यादा बंदा अर्न कर लेता है, स्पोर्ट्स में, इन म्यूजिक एंड ऑल दैट। तो या आई थिंक जहाँ पे भी आप अच्छा कर रहे हो ना, उस चीज़ का स्कोप है, वो जो मर्जी प्रोफेशन है। आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है ना। आपको हमें आजकल हमारे नौजवान समझते हैं अच्छा सोशल मीडिया की हेल्प है, हम थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, थोड़ा बहुत कॉपी करेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा है? नहीं यार, आई थिंक कोर पे कुछ लाइक देयर नीड्स टू बी समथिंग रियल ताकि वो हो रहा, वो जो भी प्रोफेशन हो, सिर्फ म्यूजिक स्पोर्ट्स वगैरह नहीं, जिसकी वो चीज़ करने वाली बनती है ना, वो अगर कर रहा ना तो वो उसमें
आई लाइक एक लूज थ्योरी है कि वो वहाँ पे अर्न कर लेंगे फिर। बिल्कुल ऐसे ही है, हर कोई हर कुछ नहीं कर सकता, मतलब अल्लाह ताला ने हर किसी में एक स्पेशल सलाहियत रखी है। अगर कोई सिंगिंग कर सकता है तो वो सिंगिंग कर सकता है, अगर कोई आर्टिस्ट है तो वो सिर्फ आर्ट कर सकता है, मतलब हर बंदा डिफरेंट है और हर बंदे को अपने शौक के मुताबिक ही कोशिश करनी चाहिए। सो कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, कितने सालों पर मुहीत ये सफ़र था कि आपको लगा कि अब आप कामयाबी की तरफ पहुंच चुके हैं, जो आपको चाहिए था वो मिल गया? देखिए हमने 2018 में म्यूज़िक बनाना स्टार्ट किया था और 2022 में आई थिंक हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल गई थी, तो इट टुक अस 4 इयर्स, 4 साल लगे थे। और वो 4 साल अगर वही वाली बात कि अगर माँ बाप मिलने से पहले वाला भी एक पीरियड था, वो तो साथ साथ स्कूल यूनिवर्सिटी का था, वो इस तरह फील नहीं होता था जब आप सिर्फ म्यूजिक कर रहे हैं ना, आपके सब दोस्तों जाके कंपनीज में नौकरियां कर रहे हैं, अपनी फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं, तब आपको होता है यार मैं अभी भी क्या स्ट्रगल कर रहा हूँ। आई थिंक दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट। अगर आप वो ओवरकम कर लें तो इट्स ऑल स्मूथ फ्रॉम देयर। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है शुरू में, हाँ शुरू में, हाँ स्पेशली पहला गियर, गाड़ी के पहला गियर जो है वो सबसे उसमें जान लगती है गाड़ी की, तो वो ऐसे ही है, हर काम में ऐसे ही है। तो ग्रेजुएशन वाला भी जो हसन कह रहा है ना, ये भी एक प्रेशर होता है बड़ा रियल, स्कूल कॉलेज में नहीं फील होता ये। तो मैं बड़ा इस प्रेशर से डरता भी था, इसलिए यूनिवर्सिटी के अंदर ही मैं बस था कि बस कुछ ऐसे कुछ इतना बस करना है कि ग्रेजुएशन तक इतना मोमेंटम हो कि एटलीस्ट बंदा बता सके कि अच्छा मैं ये ट्राई करना चाह रहा हूँ, और वो कोई और ये ना कहे कि अच्छा देख लो। जितना भी आपके माँ बाप कहे ना बेटा अपना शौक करना, अपना परस्यू करना, ग्रेजुएशन वाले दिन सारे आ जाते हैं, हाँ जी क्या करना है बताएं। और वैलिड भी है क्योंकि मतलब ऑब्वियसली सस्टेनेबल है, जो भी चीज़ करें सस्टेनेबल बनानी है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। नहीं, ये चीज़ें साथ साथ बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और अब मैं कुछ रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन करने लगी हूँ। पता चल देगा कि बाप बेटे को कितना जानता है, बेटा बाप को कितना जानते हैं, और फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे की आदतों को कितना जानते हैं। अच्छा जी रिजवान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक अच्छी आदत और एक बुरी बतानी है। इसकी अच्छी आदत ये है कि ये उसको गुस्सा नहीं आता और बड़ा कूल तरीके से चीज़ों को हैंडल करता है। और बुरी आदत कौन सी है? बुरी आदत ये ओवर थिंकिंग करता है। अच्छा, ये समटाइम पॉजिटिव भी इम्पैक्ट डालती है, समटाइम नेगेटिव भी, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं समटाइम अच्छा रिजल्ट ले आती हैं, समटाइम आपका वो टाइम गुजरता था जिसमें आप ऐसे ही सोचे जा रहे होते हैं। बाबा की सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है? बाबा बड़े एक्शन ओरिएंटेड है, तो वो बचपन से ही ना मुझे, मेरी बहनों को, सारों को ये इंकरेज करें डिसीजन लेने पे, सोचने ज़्यादा डिसीजन लेने पे इंकरेज करते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सही। और अच्छी आदत कौन सी नहीं लगती है? अच्छी आदत कौन सी नहीं लगती है? बाबा को तो जापानीज कुजीन नहीं पसंद, मुझे बाकी फैमिली को बड़ा शौक है, मैं लेके बड़े शौक से लेके जाता हूँ, और बाबा को नहीं कुछ वहाँ पसंद आता। ओह, फिर दिल टूट जाता होगा। अच्छा जी, अब आप दोनों की तरफ मैं आना चाहूँगी। आपने बताना है कि हसन को सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है खाने पीने में? खाने पीने में ये जो भी मैंने बात की है, सुशी हसन को बहुत पसंद है। फिश और शेलफिश बेस्ड डिशेस। रोशान को क्या पसंद है? रोशान सारा गोश्त खा लेता है, चिकन हो, बीफ हो, कुछ भी हो, बस गोश्त तो खा लेता है। बड़े शौक। यानी ईद का गोश्त तो किसी को बांटेंगे नहीं आप? अच्छा, ईद का नहीं खाता ये? नहीं, ईद का भी खा लेता हूँ, मतलब शौक से नहीं। हाँ, मतलब उस तरह नहीं, मेरे ख्याल से वो उसमें थोड़ा सा वो फ्रेश गोश्त वाला एक होता है, लेकिन फैमिली के साथ होता है तो मजे का ही लगता है फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सर ने तो बता दिया गुस्सा नहीं आता, सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है इसके अलावा? रोशान की मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप फॉर एग्जांपल, हमारी टीम है, हसन और रोशान तो दो हैं, हमारे पीछे एक बहुत बड़ी टीम है, तो फॉर एग्जांपल उस टीम में अगर आप किसी को काम कहते हैं ना कि काम होना चाहिए, तो आपको रहती है आपका टेंशन काम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। लेकिन रोशान और मैं जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करते हैं तो एक क्या बैक ऑफ द माइंड यकीन होता है कि काम हो चुका होगा। तो आई थिंक वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे बुरी आदत क्या लगती है जिसपे गुस्सा भी आ जाए? मेरे ख्याल से अंकल वाली बात कि ये इतना ओवरथिंक करता, बड़ा वहमी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब कोविड आया था तो ये 3 मास्क पहनता है और लोग 6-6 महीने बाद बाहर आ गए थे, 2 साल नहीं बाहर आता था। और तो बस थोड़ा वहमी है। और 2 मास्क थे नहीं, एक्चुअली ऐसे लोग थे, वाकई थे। कुछ ना आप स्ट्रेस चीज़ों का ज़्यादा ले लेते हैं, शायद मुझे लगता है ये वजह हो जाती है। सो अच्छी आदत और बुरी आदत? अच्छी आदत, हसन एक तो प्रोएक्टिव बड़ा है, वही अगेन कि मतलब कि वो उसकी बार बार होती है कि अच्छा ये काम करना है, तो वो लाइक टास्क ओरिएंटेड। और दूसरा ये कि
अगेन रिस्पॉन्सिबल जो टास्क एलोकेट हुआ होगा उसे, वो उस पर उतरेगा पूरा, वो कर लेगा उसे। बुरा क्या करते हैं? बुरी आदत ये है कि I can never rely कि ये टाइम पे आ जाएगा। लेकिन मैं इतना कह नहीं सकता कि मैं भी कभी ये करता तो लेट हमेशा होएगा। आज भी लेट हो गए हैं वैसे आप। पता चल गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं रुशान। अच्छा सर, कोई चाइल्डहुड मेमोरी जो आपको रुशान की हमेशा याद रहती हो? रुशान जो है जैसे आपने पहले शुरू में पूछा था कि ये शौक़ इसको कब हुआ, तो ये बिल्कुल छोटा सा था, तो टीवी के ऊपर जब गाने वाने सुनता था, इसको उनके वर्ड्स का नहीं पता था, बट जो उसकी ट्यून है उसके साथ साथ ये बच्चे ऐसे करते हैं नॉर्मली गाता था। तो मुझे नहीं पता था कि ये इस प्रोफेशन में आ जाएगा। मुझे लगता था कि शायद ये इसको म्यूज़िक थ्रिल करता है। तो मुझे याद है कि हम गाना लगा देते थे गाड़ी में, और ये अगर थोड़ा सा छोटा बच्चा भी था तो ये थोड़ा सा परेशान भी था तो गाने के साथ इन्वॉल्व हो जाता था, या रोना भी है तो गाने के साथ सुन के इन्वॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हसन, आपसे मैं जानना चाहूँगी, कौन समझते हैं कि आप जो इस कामयाबी तक पहुंचे हैं, इसका सेहरा किसके सर पे देते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल है। आई थिंक अपने ऊपर, हाँ टू बी ऑनेस्ट। देखिए मेरे ख्याल से अगर क्या फोर फ्रंट पे, तो जब तक आप क्या गिव अप नहीं करते, जब तक आप लगे हुए हैं तो सारी टीम चलती रहती है। आपको फिर एट द एंड मुखालफत के बाद फैमिली भी सपोर्ट करती है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू अलोन जो कि ये फैसला करता है। आई नो ये सारा शायद आपको सुनने में अप्रोप्रिएट ना लगे कि अपने बारे में कर रहे, बट आई थिंक यस एंड इट्स सेम विद रोशान एज वेल। मैं भी जो आप सोच रहे। अच्छा, दोनों बड़े आप लग रहे हैं कि बड़े कूल से हैं, कोई गुस्से वाला तो आप तो हैं नहीं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोस्त हों और आपस में लड़ाई ना हो। कभी लड़ाई हुई है? हमारे क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं, और हर जहाँ पे ना हो ना अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट, तो समझ लें आपकी क्या कहते हैं ग्रोथ नहीं हो रही। तो हमारे होते हैं, लेकिन वो सेटल डाउन हो जाते हैं। सही, एक दूसरे की गलत चीज़ें बताते हैं कि यार ये काम तुमने गलत कर लिया, ये काम गलत कर दिया। ओकेजनली यस। मतलब कि स्पेसिफिक एग्जांपल क्या यार, पहले तुम बताओ। आई थिंक यस, कभी कभी होता है कि यार ये ऐसे हुआ है, अब हम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा जो शो हुआ था लंदन में, तो हमने शो के बाद सोचा था शायद तुम्हारी ये गलती थी, मेरी ये गलती थी, पूरी टीम को बताया। हाँ, इससे आप अच्छा काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप देखें अपने काम को, खुद ही वो तनकीदी एक जायजा ले लें, तो आप नेक्स्ट टाइम अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा रुशान, लोग सिफारिशें तो करते होंगे अब्बा से, ये काम करा दो भाई, ये काम करा दो, तो कभी इस तरह की सिफारिशें मानी है लोगों की? एवरी नाउ एंड देन इस तरह होता रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ पहला नंबर तो मेरा है, पहले मैं काम नहीं मजाक से था। हम बस पहले शुरू में जब कोई म्यूजिक वीडियो कहीं करनी होती थी, तो कोई जगह की परमिशंस लेनी हो तो बाबा उसमें हेल्प आउट कर लेते थे, अदरवाइज कोई ब्यूरोक्रेटिक इस तरह की हर्डल्स होना। बट छोटे छोटे काम जहाँ पे बनता वो तो बाबा वैसे खुद भी ओब्लाइज कर देते हैं, किसी और को भी अगर करना हो वो पसंद करते हैं कि जहाँ पे स्पेशली अगर किसी का वो हक हो ना, तो वो बाबा वैसी पसंद से करते हैं फिर। सही। सो रिजवान साहब, मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह जब आपके सामने जिस फील्ड में आपके बच्चे ग्रो करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, सो कैसा फील करते हैं आप? हाँ, ये अच्छा फील होता है। मैं तो मेरा क्योंकि अपनी विजन भी यही है कि जो बच्चे काम शौक़ से करना चाहिए उनके लिए आपने उनको फैसिलिटेट करना है, आपने उनके लिए उनको सपोर्ट करना है। तो जो आपका अपना चॉइस ऑफ प्रोफेशन है उसके अंदर अगर वो जा रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम उनको देख के, मैंने मसलन कई डॉक्टर्स को देखे, मैं एक डेंटिस्ट के साथ पास गया तो मैंने कहा आप शौक़ से काम करते हैं, तो कहता है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे डाल दिया इसमें, तो अब मैं सारी उम्र ही डेंटिस्ट रहूँगा, मुझे पसंद नहीं। तो जो अपनी पसंद का काम कर रहे हैं खुशी से और ग्रो भी कर रहे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, और तमाम पेरेंट्स को इस तरह ही होना चाहिए, अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। वो जिस भी फील्ड में आना चाह रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर माँ बाप बचपन से यही अपने बच्चे को कहते हैं बेटा डॉक्टर बनना, बेटा इंजीनियर बनना, बेटा आपने पायलट बनना है। आप अपने बच्चे को फ्री हैंड दें, वो जो कुछ करना चाह रहा है अगर वो बेस्ट कर सकेगा, तो मेरे ख्याल से वो तमाम चीज़ें जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उसके बच्चे में हो, तो एक टाइम पर जाकर फिर आप वो तमाम चीज़ें देखते हैं। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और हमारे पास कुछ अब चीज़ें हैं जी। हम ये ज़बरदस्त तो गाते गाते हैं, लेकिन ये सिंगिंग के इम्तिहान में भी पूरा उतर सकते हैं, नहीं उतर सकते हैं। म्यूज़िक की पहचान कैसे ये कर सकते हैं। कुछ हम धुनें बजाएंगे और हमारे दोनों मेहमान हसन और रोशान बताएंगे गाना कौन सा है। अच्छा जी, पहले आप धुन सुना दें, फिर आते हैं हम इनकी तरफ।
आई वंडर ये कौन सा फौरन पता चल गया। सो आप गा के सुना दें। आप म्यूजिक बजने दें जी, म्यूजिक बजने दें। जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया, दिल बांग बांग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे, पावा क्यों दी चूरी नू वारी में जावा मैं तेनू ना 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 सारी ता होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी। चलिए जी, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, अब नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये आजकल हाँ मैंने सुना हुआ है। आशिर का गाना बड़ा वायरल हुआ है। नहीं कोई और है। मैं बताऊं हाँ हाँ ये कोई सुना और है। मुश्किल है इनके लिए, थोड़ा सा मुश्किल है। शुक्र है, अदरवाइज सारे गाने ऐसे सुनाए जाते तो फिर ये इसका गाना तरसती है ना आसिम अजहर थोड़ा सा गुनगुना देना आप साथ ही। यार आती मेलोडी। इसके मुझे क्या लिरिक्स नहीं आते, बट आई हैव हर्ड द सॉन्ग। चलें जी, इसके अलावा एक और चला दें जी। पता चल गया था लेकिन उस तरह से लिरिक्स नहीं आ रहे थे। ये अहमद जहाज़ेब का ओएसटी आजकल बड़ा हिट हुआ है, जाने तमन्ना जाने वफा। इसके भी मुझे बोल नहीं आते लेकिन क्या मेलोडी आती है। चलें जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, पहचान लिया गाना। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, नया टैलेंट सामने आ रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ चीज़ें सजेस्ट करना चाहेंगे नए आने वालों को? मैं नए आने वालों को तो नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँ, अंकल भी साथ है इस वक्त, अंकल गवर्नमेंट में। वो ये है कि देखें, टाइम होता रहा जहाँ भी अंकल्स और आंटीज बैठते हैं, वो 90s का दौर बड़ा याद करते हैं कि क्या दौर था। मगर आप ये भी कभी सोचे कि क्या हुआ फिर एकदम से खामोशी हो गई। एक टाइम आया जब आतिफ, अली जफर, सिर्फ ये 4-5 नाम थे। वो 8-10 साल ऐसे गुजरे बड़े ड्राई। तो वो हुआ ये था, हमने रिसर्च की थी लम्स में कि बेसिकली जब क्या दहशतगर्दी की वेव आई थी तो गवर्नमेंट ने कॉन्सर्ट्स को कर्व करने के लिए उनके ऊपर 60% टैक्स लगा दिया था। हाँ। और वो फिर ये हुआ कि फॉर एग्जांपल 1000 रुपए की टिकट है अगर तो 600 गवर्नमेंट के पास और बाकी 400 ऑर्गेनाइजर और आर्टिस्ट में स्प्लिट हो गए। हुआ ये कि आते फराहत वगैरह सब इंडिया चले गए, जो छोटे थे वो एक्टिंग में आ गए। इवन के क्या कहते, फवाद भी पहले म्यूजिक में थे, फवाद खान, फिर वो एक्टिंग में आए। तो आई थिंक के अगर क्या कहते गवर्नमेंट इस तरह का कि इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे कि टेम्परेरीली जो कोई 18 सालों से, चलो 9-10 सालों से गवर्नमेंट एक म्यूजिक इंडस्ट्री ऑपरेशनल नहीं रही, तो टेम्परेरीली कुछ 2-3 सालों के लिए उसमें से टैक्सेस रिमूव करें। और आप ये देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जब शोज होंगे, देखें जब आप टैक्सेस रिमूव करेंगे तो शोज होंगे, जब शोज होंगे तो नए नाम अपने आप आ जाएंगे। Exactly, 2020 में जब कोविड आया था तो उसके बाद ही फिर एक रिलैक्सेशन पॉलिसी निकाल दी थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर कि टैक्सेस पंजाब गवर्नमेंट ने किया था, क्योंकि कुछ शोज हो नहीं रहे थे कोविड के अंदर, तो उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए वो हो गया। और उसके बाद आपने खुद ही देखे 2021 ऑनवर्ड्स किस तरह का बूम आया। बिल्कुल कल्चरली जो भी नए आर्टिस्ट थे, नई जनरेशन थी, उसके साथ इंगेज करने का एक मौका मिला यूथ को, और यूथ के अलावा सारी ऑडियंसेस, सही, तो उनको एक मौका मिला इंगेज करने का, और वो फिर लाइक एक्चुअल ऑन ग्राउंड कल्चर बिल्ड करता है, उसको थ्राइव कराता है। और आप देखिए फॉर एग्जांपल जो नया कोक स्टूडियो आया है, ये वाला, इस वाले में कोई आतिफ असलम नहीं है, कोई अली जफर नहीं, सब नए नाम है। वो इसलिए है कि एक नई वेव आई है, नए नाम आए हैं, और वो इसलिए आए हैं कि जब एक आर्टिस्ट हमारे जैसा, जब आप देखते हैं कि हर जगह, हर दिन, हर शहर में शोज हो रहे हैं और क्या कहते हैं रिकॉर्ड लेबल्स आ रहे हैं, ये तब आते हैं जब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 20 सालों में अगर कोई एक एंटिटी है जिसको हम कोई नहीं दे सकते, ये नई वेव जो है कि यार इसने हमें सपोर्ट किया इस गवर्नमेंट जी, आई विश हमारे इस प्लेटफॉर्म से आपका ये मैसेज भी वहां तक पहुंच जाए। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, आपके वक्त का भी शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूंगी जाते जाते दोनों मिलके कुछ हमें सुना दे अपना ही कोई जबरदस्त सा सॉन्ग। आजा रे समा जा रे, बेचैनियों को सुला जा रे, आंखों की नमी प्यारे, आके तू मिटा जा रे, दरिया में बहते जिए जा रहे, देखो हम कैसे गम यूं पिए जा रहे, दिन रात क्यों ये सता है मुझे, कोई आवाज दिल से बुलाए, दूर से बुलाए तेरी आहटें, ना जाने तेरी आवाज दिन रात आए मुझे कहीं दूर से। जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, थैंक यू सो मच। आप लोगों को एक दफ़ा फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग को भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपनी ईद को अच्छी तरह से एंजॉय भी करें और हमारे साथ ईद को मनाते रहें। ये ट्रांसमिशन हमारी जारी है, हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।